Hi everyone. We are starting this series where we will cover one by one every single unit and इसमें starting ना हम बायोकेमिस्ट्री से करेंगे because बायोकेमिस्ट्री ही बेसिक है सारी दूसरी यूनिट्स का क्योंकि इसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं एंड जिसके बारे में हम फिर दूसरी यूनिट्स में डिटेल में पढ़ते हैं इसमें हम कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए एंड उन सब का हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग जो भी है उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि फिर आप मोल बायो में देखेंगे या आप सेल बायो में देखेंगे वही पूरा एलेबोरेट होता रहता है। तो चलिए अपना बेसिक क्लियर करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एंड दीज आर द पीपीटीज विच आई हैव ट्राई टू कवर एवरीथिंग एंड इसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल सबसे पहले क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स आप देखते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ओके, और ये कार्बन बेस्ड होता है। ज़्यादातर इसमें आपको कार्बन ही मिलेगा इनके स्ट्रक्चर में। इनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस एंड सल्फर भी होता है। बट मोस्टली ये कार्बन बेस्ड होता है। कार्बन इनमें आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अभी हम जैसे जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे जो होते हैं इन सब का ये मिलके बने हुए होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन ये मिलके क्या बनाते हैं 99% पूरी सेल का जो टोटल मास होता है उसमें 99% रोल इनका होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, ये एक हमें बेसिक डेफिनेशन मिल गई। उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे। कुछ स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं एंड कुछ मैक्रो होता है। मैक्रो मतलब कुछ नहीं, यही वाले स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स जब आपस में मिल जाते हैं एंड वो पॉलीमर बना लेते हैं तो वो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल हो जाता है। स्मॉल बायोमोलिक्यूल इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है एंड लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। एग्जाम्पल इसमें आप शुगर फैटी एसिड अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड ये देख रहे हो, सबकी मोनोमेरिक यूनिट्स देखो। अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारा डीएनए बनता है, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स जब मिलते हैं तो लिपिड्स बनते हैं, शुगर्स जब मिलते हैं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं पॉली सेक्राइड्स डाइसेक्राइड ये सब मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सबकी मोनोमेरिक यूनिट्स आ रही हैं। विटामिन्स हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स भी स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं। मेजर फैमिलीज अगर हम देखें, शुगर के अंदर हम मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं स्मॉल बायोमोलिक्यूल क्योंकि सबसे छोटे मोनोसेक्राइड्स ही होते हैं। फैटी एसिड्स में लिपिड्स हो सकते हैं। अमाइनो एसिड्स जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। एंड देन हमारे पास क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्रो मॉलिक्यूल, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है और ये सारे पॉलीमर्स होते हैं। जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स, बहुत सारे शुगर आपस में मिल जाते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स आ गए। मैक्रो मतलब वही बस लार्ज जो होता है। प्रोटीन्स आ गए, अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड, जब बहुत सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं आपस में अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना लेते हैं। बेसिकली इसमें आप मोनोमेरिक यूनिट याद रखेंगे स्मॉल बायोमोलिक्यूल में एंड मैक्रोमोलिक्यूल जब वो सारे मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में मिलके एक पॉलीमर बना लेते हैं। पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड ऐसे न्यूक्लिक एसिड मिलके जो है न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। उसके बाद अगर आप फंक्शन देखोगे बायोमोलिक्यूल्स में, वही प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। इनका सबसे ज्यादा फ्रैक्शन सेल्स में देखने को मिलेगा वाटर के बाद, वाटर फर्स्ट होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए हमारे आ जाते हैं। ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स वही है, एक एनर्जी स्टोरेज की तरह काम करते हैं एंड ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हमने पढ़े थे, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स याद होंगे आपको, GAG ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स, वो सारे हमारे कहाँ थे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे ना। GAG जितने भी थे हमारे, कॉन्ड्रॉइटन सल्फेट था, जो आपको याद होगा हेपेरन सल्फेट था एंड देयर वाज मेनी मोर। तो ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अब देखो हमने बायोमोलिक्यूल देख ले भाई, अमाइनो एसिड मोनोमर्स होते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मोनोमर। अब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वन बाय वन काफी अच्छे से। अमाइनो एसिड जो होता है ना, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड
इनके अंदर आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो है आपको इनके अंदर मिलेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एंड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं विच आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना लेते हैं। ये तो बेसिक चीज है, पढ़ते ही आ रहे हैं हम कब से। फंक्शनल ग्रुप, अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड चेन होता है। देखो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर ये एक अमाइनो ग्रुप है। अल्फा अमाइनो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन एक अल्फा कार्बन हम इसको बोलते हैं। सो अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हमारा अल्फा अमाइनो ग्रुप हो गया। एक इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक इसके पास हाइड्रोजन अटैच होता है, एंड एक आर होती है साइड चेन। देखो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना अमाइनो एसिड का, ये स्ट्रक्चर सेम होता है पूरा। कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ये हर एक अमाइनो एसिड में सेम होगा। सिर्फ आर चेन जो है वो अलग होती है, सिर्फ साइड चेन अलग होती है। इन साइड चेन के बेसिस पे ही हम अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं। अगर उसकी साइड चेन पोलर है तो वो पोलर अमाइनो एसिड में आएगा, अगर उसकी साइड चेन नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन ही हम क्लासिफाई करते हैं, बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। और ये सारा मैंने इसमें भी रख दिया है। एंड ये सेम कार्बन से अटैच होते हैं, अल्फा कार्बन। लेकिन कुछ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड भी होते हैं जो प्रोटीन में नहीं इन्वॉल्व होते हैं बनाने में। उनके अंदर अमाइनो, जो उनके अंदर कार्बन होता है ना, वो अल्फा कार्बन नहीं होता है, ठीक है। देखो अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें, वही मैंने आपको बताया, अल्फा कार्बन होता है, अमाइनो कार्बोक्सिल हाइड्रो एंड एक यूनिक आर साइड चेन ग्रुप होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन भी इसका साइड चेन के बेसिस पे होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। साइड चेन जो होता है आर ग्रुप, वो उसी के बेसिस पे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से अलग होता है। जैसे आप ग्लाइसिन में देखेंगे ना, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, इसके अंदर आपको साइड चेन में सिर्फ हाइड्रोजन एटम मिलता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल अमाइनो एसिड हो गया। ऐसे एक स्पेशल केस आपको प्रोलीन में देखने को मिलेगा। ये कुछ स्पेशल केस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे प्रोलीन के बारे में देखेंगे, ये अलग होता है दूसरे अमाइनो एसिड से, इसको हम सेकेंडरी अमाइनो एसिड या इम्यूनो एसिड भी बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ, इसमें प्राइमरी अमाइनो ग्रुप नहीं होता है, लेकिन इसके पास एक सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है, ये है इसके पास सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, जिसकी वजह से इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रक्चरली यूनिक होता है, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है, याद रखना। एंड इसको हम सेकेंडरी अमाइनो एसिड या इम्यूनो एसिड भी बोलते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। इस तरीके का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हो जाता है, एंड ये सेकेंडरी अमाइनो होता है, ठीक है। एंड इसको हम इम्यूनो एसिड भी बोलते हैं, अमाइनो एसिड। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रोलीन। अब देखो ग्लाइसिन का आप साइड चेन में हाइड्रोजन है, लाइसिन के साइड चेन में देखो बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिनॉल, एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप होता है किसमें, लाइजीन में। ऐसे हम पढ़ते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिनॉल। जब हम सेल बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर देखते हैं जहाँ पे लाइजीन जो होता है उसका एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो वो इस तरीके से इन्वॉल्व होता है, ये होता है एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप, क्योंकि वो एप्सिनॉल कार्बन से अटैच्ड है। ऐसे हम रीड करते हैं कार्बन को, जैसे कि अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, देन एप्सिनॉल कार्बन। और एप्सिनॉल कार्बन से अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है, तो इसलिए हम लाइजीन को बोलते हैं कि इसके पास क्या है, एक एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड इसके पास जो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है एंड इम्यूनो एसिड भी हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ जो आर चेन होती है ना, उसके बेसिस पे जितने भी हमारे अमाइनो एसिड है वो सेपरेट होते हैं। अब देखो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड तो वही है जो हम सारे पढ़ते हैं, जिसमें अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप सब जो है एक अल्फा कार्बन से ही अटैच्ड होते हैं। एंड दे आर द मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स में मिलते हैं। कुछ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड भी होते हैं, यानी कि नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड होते हैं, ये हमारे प्रोटीन्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनका जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, वो कार्बन से अटैच होता है, लेकिन वो कार्बन अल्फा कार्बन नहीं होता है। जैसे हमने इन वाले में देखा, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, बट इसमें जो होता है ना वो अल्फा कार्बन से अटैच नहीं होता है। वो अगर बीटा अमाइनो एसिड है, यानी कि वो अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन से अटैच्ड है।
अगर गामा अमाइनो एसिड है, बीटा ग्रुप गामा कार्बन से अटैच्ड है, डेल्टा अमाइनो एसिड है तो डेल्टा कार्बन से अटैच्ड है, एप्सिनॉल अमाइनो एसिड है तो एप्सिनॉल कार्बन से अटैच्ड है। तो इस तरीके से इनके अंदर अल्फा कार्बन से अटैच नहीं होता है अमाइनो ग्रुप, इसलिए हम इनको अल्फा अमाइनो एसिड नहीं बोलते हैं, एंड ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड होता है। ये एक बेसिक फॉर्म पे हम इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड के बारे में। अभी हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक अमाइनो एसिड को हम एकदम खोल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं ये अमाइनो अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। जितने भी हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं उन सबको आप आपस में जोड़ते चले जाओ ऐसे ऐसे वन बाय वन, तो ये प्रोटीन्स बना लेंगे, और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो है एक अमाइनो एसिड है, फिर दूसरा अमाइनो एसिड है, फिर तीसरा अमाइनो एसिड है, फिर चौथा अमाइनो एसिड है। तो ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, ये जब आपस में मिलते हैं, ऐसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, तो इस तरीके से हमारा एक प्रोटीन बन जाता है। अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं प्रोटीन के, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो भी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन्स आर बेसिकली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से तो होते हैं ना, तो एंजाइम्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में मेंटेनिंग में हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो सिग्नलिंग सिस्टम में भी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, और ये जो आर ग्रुप होता है ना, ये अमाइनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को आर ग्रुप के बेसिस पे ही हम उसको स्टडी करते हैं कि वो पोलर है कि नहीं है, चार्ज है कि नहीं है, रिएक्टिव है कि नहीं है। तो वो आर ग्रुप के बेसिस पे डिपेंड होता है कि उसका आर ग्रुप कैसा है अमाइनो एसिड का। ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। प्रोटीन्स में 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हम देखते हैं, अभी 22 हो गए क्योंकि पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टीन भी इसमें ऐड हो गया है। तो प्रोटीन में हम 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नाउ इट्स 22। प्रोलीन साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोटीन चेन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। अभी हमने देखा कि प्रोलीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोलीन के साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से कुछ प्रोटीन्स में फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो अफेक्ट होती है उनकी प्रोटीन की। ठीक है, जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है। अब देखो ये सब नेचर ने बनाया, आप ये देखो प्रोलीन ही क्यों है ऐसा अमाइनो एसिड, वी डोंट नो कि इसके पास ही ऐसा क्यों अलग से स्ट्रक्चर है ना। और ये क्यों, क्योंकि हमें जरूरत है ना, प्रोटीन सब एक जैसे नहीं दिख सकते ना, हर में कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, कोई ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कोई कम फ्लेक्सिबल होता है ना, और किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है तो उसकी वजह से उसका फंक्शन अलग हो जाता है। सो इट्स ऑल इन नेचर। इतना सारा डाइवर्सिटी जो हम देख पा रहे हैं, इट इज बिकॉज इट इज इन नेचर। ठीक है, तो प्रोटीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देखो अलग है, जिसकी वजह से प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज आता है और बहुत सारे प्रोटीन्स का फंक्शन चेंज हो जाता है, जो कि जरूरी है। सो दिस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये हमें जरूरी है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने के लिए, अमाइनो एसिड से रिलेटेड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, एसिड बेस्ड बिहेवियर अगर हम देखते हैं अमाइनो एसिड का। ठीक है, अमाइनो एसिड में आपको पता है दोनों ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब ये ग्रुप क्या करते हैं ना, अमाइनो एसिड को या तो प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करेंगे, एसिड की तरह एक्ट करेंगे। एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एसिड, हाउ आई रिमेम्बर इट, जैसे एसिड आप पढ़ रहे हो तो डी मींस डोनर, सो प्रोटॉन डोनर होते हैं एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं बेस। ये बेसिक आपको याद है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो दो ग्रुप आप देख रहे हो ना अमाइनो एसिड में, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ये क्या करता है ना, ये ग्रुप अलाउ करता है अमाइनो एसिड को ताकि वो एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करे। अब इसमें हम तीन फॉर्म देखते हैं किसकी, अमाइनो एसिड की। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये वाली फॉर्म देखो आप, ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये इंटरमीडिएट पीएच है, यानी कि ये वो वाली पीएच है जहां पे इसका जो पीएच है वो इसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के इक्वल है। यानी कि पीएच और पीआई जो है एकदम इक्वल है, पीएच भी इक्वल है एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी इसका जो है वो सेम है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, जब पीएच और पीआई इक्वल होते हैं, और इंटरमीडिएट पीएच भी हम बोल सकते हैं 7 के अराउंड होता है, ये 7.4 फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है अमाइनो एसिड। ठीक है, अब देखो, अब ये इस तरीके से अगर एग्जिस्ट करता है, आप इसका ये देखो, जो इसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड ये इसका अमाइनो ग्रुप है, सिर्फ आपको इन पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आप इसका कार्बोक्सिल ग्रुप देखोगे, कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है,
इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्म होती है ना, दिस इज डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, क्योंकि इसके पास अभी प्रोटॉन नहीं है, COO माइनस नेगेटिव चार्ज है, सो ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, याद रखना। एंड ये जो आप NH3 प्लस देख रहे हो, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, ये आपको जो दो चीजें है ना जो आपको याद रखनी चाहिए इसमें, ठीक है, ये जो होता है, यानी कि अगर आप देख रहे हो, सॉरी यार, COOH, ठीक है, एक ये वाली फॉर्म हो गई और एक ये हो गई NH3 प्लस। सो ये जो दो फॉर्म होती है ना, COOH और NH3 प्लस, ये दोनों प्रोटोनेटेड फॉर्म है। ये दोनों कैसी फॉर्म है? प्रोटोनेटेड फॉर्म है। प्रोटोनेटेड फॉर्म हम इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, प्रोटोनेटेड फॉर्म हम इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें भी प्रोटॉन है और इसमें भी प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये अभी क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस ये भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये इनकी प्रोटोनेटेड फॉर्म हो जाती है। और अगर आप इनकी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म देखोगे तो वो कैसी होती है ना, इनकी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ये होती है, एक तो ये होती है COO नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है, एंड अमाइनो ग्रुप की प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है NH2। तो ये जो आप दो फॉर्म देख रहे हो ना, ओ शिट, सॉरी यार, आई एम न्यू टू दिस ना। ठीक है, तो ये जो आप प्रोटोनेटेड फॉर्म देख रहे हो ना, एक तो आप ये वाली देखो NH2, एंड ये देखो COH, ये दोनों कैसी है? डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है। ये भी इसकी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है एंड ये भी इसकी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि ये दोनों डी प्रोटोनेटेड है, ये दोनों प्रोटोनेटेड फॉर्म है। अब इतना समझने के बाद अब ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरीके से, ये कौन सी फॉर्म है? डी प्रोटोनेटेड। ये कौन सी फॉर्म है? प्रोटोनेटेड। तो ये इंटरमीडिएट पीएच पे इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब जब हम इसको लो पीएच पे लेके जाते हैं, देखो जब भी आप लो पीएच का नाम देखोगे ना, आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए, लो पीएच पे जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, उनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। लो पीएच पे आप देखोगे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। सो अगर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने की वजह से जो ये COO यहाँ पे माइनस था ना, CO नेगेटिव फॉर्म थी, इसके डी प्रोटोनेटेड फॉर्म थी, तो यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, इसको ये एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे। तो ये COOH अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगा। ये नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि ऑलरेडी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, दिस इज ऑलरेडी इन प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो ये यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये NH3 प्लस एज इट इज ही रहता है एंड ये अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि लो पीएच पे, एसिडिक पीएच पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे दोनों ग्रुप, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझो, दोनों ग्रुप जो है, COOH प्रोटोनेटेड, NH3 प्रोटोनेटेड, दोनों ही प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। COOH के पास प्रोटॉन है, ये भी डोनेट कर सकता है, NH3 के पास भी प्रोटॉन है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो दोनों ही प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं एंड जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डोमिनेट हो जाता है इस पॉइंट पे, लो पीएच पे। इसलिए आप बोलते हो कि लो पीएच पे अमाइनो एसिड एज अ एसिड बिहेव करते हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं एंड प्रोटॉन डोनर हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एंड लो पीएच पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो डोमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म अपनी ले चुका है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि बैलेंस आउट हो जाता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो इसलिए इंटरमीडिएट पीएच पे या फिजियोलॉजिकल पीएच पे इस पे जो चार्ज है वो 0 होता है। लो पीएच पे पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाता है, प्लस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि दोनों ही अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं, तो दोनों ही प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं एंड प्रोटॉन डोनर को हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक था। उसके बाद हम इसको हाई पीएच पे लेके चलते हैं। हाई पीएच पे हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। जैसे ही हाई पीएच पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, अमाइनो ग्रुप भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है। जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन
प्रोटोनेशन कम हुई, ये भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया, ये भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया। डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आने की वजह से अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखोगे कि हाई पीएच पे अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज डोमिनेट हो जाता है, प्लस हाई पीएच पे ये एज अ बेस बिहेव करते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है। डीप्रोटोनेटेड फॉर्म पे होने की वजह से दोनों ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि लो पीएच पे अमाइनो एसिड पे कौन सा चार्ज डोमिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट होता है, क्योंकि दोनों ही अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं एंड दोनों ही प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, तो लो पीएच पे अमाइनो एसिड एज अ एसिड बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा है, तो आई थिंक ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही से कॉन्सेप्चुअल सा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने यहाँ पे भी पूरा लिखा हुआ है, ज्विटर आयन फिजियोलॉजिकल पीएच पे अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड होता है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गई। कार्बोक्सिल ग्रुप डी प्रोटोनेटेड होता है, ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गई। सो अमाइनो एसिड ज्विटर आयन पे उसके पास दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। एंड ओके, दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, ओके वेट, ठीक है, तो दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे आयनाइजेशन स्टेट, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वो यहीं पे सब लिखा हुआ है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। लो पीएच पे अगर आप देखोगे एसिडिक कंडीशन हो जाती है। लो पीएच पे हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रोटोनेटेड हो जाता है, अमाइनो ग्रुप भी प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड मतलब वो अनचार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आएगा। फिजियोलॉजिकल पीएच हम पढ़ चुके हैं, हाई पीएच पे भी मैंने आपको बता दिया, तो वो जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे है पूरा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स है वो हम देख लेते हैं। एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट एंड डोनेट दोनों कर सकते हैं प्रोटॉन्स को। दे कैन एक्सेप्ट ऑल्सो एंड दे कैन डोनेट ऑल्सो। एम्फोटेरिक, देखो इनमें डिफरेंस है। एम्फीप्रोटिक मतलब कि जो एक्सेप्ट और डोनेट दोनों कर सकते हैं प्रोटॉन को। सो अमाइनो एसिड एम्फीप्रोटिक होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को लूज करता है और एसिड की तरह काम करता है, एंड अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है एंड एज अ बेस की तरह काम करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करता है, कैन लूज अ प्रोटॉन एंड एक्ट एज एन एसिड, एंड अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है एंड एक्ट एज अ बेस। क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड ही तो है, अमाइनो ग्रुप बेस ही तो है, तो इसीलिए इसको एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें कर सकता है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक भी होते हैं ड्यू टू देयर ड्यूअल नेचर। सो एम्फोटेरिक मतलब एसिड बेस दोनों, एम्फोप्रोटिक मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं दोनों। तो थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है टर्म्स में। आयनाइजेशन एंड पीएच चेंजेस, जो आयनाइजेशन स्टेट होती है अमाइनो एसिड की वो पीएच के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे अमाइनो एसिड का जो आयनाइजेशन स्टेट होता है वो पीएच के साथ चेंज हो जाता है। हमने देखा लो पीएच पे पॉजिटिवली चार्ज डोमिनेट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। न्यूट्रल पीएच पे जो है ज्विटर आयनिक फॉर्म होती है, एंड हाई पीएच पे नेगेटिवली चार्ज डोमिनेट हो जाता है, एंड ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस डायग्राम में। ज्विटर आयंस जो होते हैं वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं एज अ एसिड ऑल्सो, क्योंकि वो डोनेट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर, एज अ बेस ऑल्सो, बेस मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो फिजियोलॉजिकल पीएच में ज्यूटर आयनिक फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट दे कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, याद रखना। सो दीज आर द थिंग्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समरी में यही है कि अमाइनो एसिड एम्फीप्रोटिक एंड एम्फोटेरिक होते हैं। देयर बिहेवियर एज एसिड और बेस उनके पीएच सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर पीएच कम है, यानी कि अगर लो पीएच पे है तो एसिडिक नेचर होगा, हाई पीएच पे है तो बेसिक नेचर होगा। लो पीएच पे उनके ऊपर क्या हो जाता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखो ये रहा। लो पीएच पे जो होता है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाता है लो पीएच पे, एंड ये एज अ प्रोटॉन डोनर काम कर सकते हैं दोनों, तो ये एसिडिक हो जाता है लो पीएच पे। यहाँ पे भी हम देख चुके हैं लो पीएच पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो जाता है।
ठीक है, एंड एसिडिक कंडीशन में ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो जाता है एंड हाई पीएच पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाता है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लो पीएच पे एंड हाई पीएच पे दोनों ही प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है, इसलिए लो पीएच पे वो एज अ कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सो लो पीएच पे दे बिहेव एज एसिड, अमाइनो एसिड। ओके, सो ये चीज हम देख चुके हैं। यस, द चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड चेंज होता है पीएच के साथ साथ, उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी चेंज होता है पीएच के साथ साथ। ठीक है, जब भी आप प्रोटीन्स वगैरह आप देखोगे ना, उसमें हम देखते हैं कि पीएच चेंज होने से पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है या फंक्शन स्टॉप हो जाता है। सो एक ऑप्टिमल पीएच जरूरी होता है, क्योंकि वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं एंड अमाइनो एसिड का जो अफेक्ट होता है वो पीएच के अकॉर्डिंग होता है, उनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हम देखते हैं इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पहले हम देख लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ना, हमारा एक पोलराइज्ड लाइट होती है उसको वो रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, या तो वो उसको लेफ्ट या राइट में रोटेट कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लाइट को जब आप देखोगे, वो जब ट्रेवल करती है एज अ वेव, लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। ठीक है, सारी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करती है। लेकिन जब हम एक पोलराइजर होता है, जब हम उसको एक पोलराइजर के थ्रू निकालते हैं लाइट को, तो वो एक प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है, यानी कि एकदम वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगेगी। वो ऐसे ऐसे की बजाय वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें पहले हम इसको समझ लेते हैं। कुछ कंपाउंड क्या होते हैं ना, जब हम पोलराइज लाइट को उनसे पास करते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रही है, जब हम उस पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड से पास करते हैं, तो वो कंपाउंड क्या करते हैं, उस पोलराइज लाइट को या तो राइट में मूव करा देंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज, या लेफ्ट में मूव करा देंगे। तो उन कंपाउंड को हम बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी होती है एक प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टू दी लेफ्ट और ईदर टू दी राइट। जैसे आप, और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, ये वही मॉलिक्यूल होता है ऑप्टिकली एक्टिव जिसके पास कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन का मतलब है कि एक ऐसा कार्बन जिसके पास 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। जैसे आप ग्लाइसिन देखोगे, ग्लाइसिन में क्योंकि आर चेन हमारी हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एटम होता है आर चेन में। ऐसे अगर हम देखेंगे कि दूसरा जो नॉर्मली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हाइड्रोजन होती है, तो दोनों सेम हो गए ना, हमें तो 4 अलग अलग ग्रुप चाहिए। तो ग्लाइसिन कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं है। जिसके पास कायरल कार्बन होती है वो ही ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। एंड इस केस में हम एलिनीन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एलिनीन जो है वो कायरल सेंटर होता है एलिनीन के पास, और एसिमेट्रिकल सेंटर होता है कायरल सेंटर, क्योंकि वो 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है एलिनीन, क्योंकि एलिनीन में ये CH3 मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, उसके आर चेन से अटैच्ड होता है। अब हम देख लेते हैं कायरलिटी एंड अमाइनो एसिड। व्हाट इज कायरलिटी? कायरलिटी refers to the property of a molecule being non superimposable on its mirror images। जैसे हमारे लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं ना, दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, उसका जो मिरर इमेज होता है उस पे वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे, तो उसी को हम कायरलिटी बोलते हैं। अभी हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे जो मिरर इमेजेस जो होते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस। सो मॉलिक्यूल वो कायरल होगा अगर उसके पास कायरल सेंटर होगा, कायरल कार्बन होगा जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होगा। एंड ज्यादातर अमाइनो एसिड कायरल ही होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, क्योंकि सब में अलग अलग ही होती है आर चेन, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। सो ग्लाइसिन कायरल नहीं है, क्योंकि इसका साइड चेन जो होता है ना आर ग्रुप, वो हाइड्रोजन एटम है, जिसकी वजह से जो अल्फा कार्बन होता है वो सिर्फ 3 यूनिक ग्रुप से अटैच होता है, 4 से नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्लाइसिन इज नॉट कायरल, याद रखना है। बाकी सारे अमीनो एसिड कायरल होते हैं, यानी कि सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने देखा पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। पहला होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, टू द राइट रोटेट कर रहे हैं, तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, डी और प्लस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं जो लेफ्ट में डिनोट कर रहे हैं, उस कंपाउंड को हम लीवो रोटेटरी बोलेंगे, यानी कि वो हम उसको डिनोट करते हैं एल से या फिर माइनस चार्ज से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से। सो अगर कहीं पे एल लिखा यानी कि वो लिवो रोटेटरी है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंड ये जो रोटेशन होती है ये हर एक कंपाउंड की अपनी स्पेसिफिक होती है एंड उसके स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करती है। तो इस तरीके से ये होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को आप मेजर कैसे करते हैं? पोलैरिमीटर से हम मेजर करते हैं। पोलैरिमीटर कैसे काम करता है? नॉर्मल लाइट जैसे ही पोलैरिमीटर में जाती है एंड वो एक पोलराइजर से पास होती है, प्रोड्यूसिंग एक प्लेन पोलराइज लाइट निकलती है। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है ना, इसको हम सैंपल के जो हमारा सोल्यूशन है, सैंपल जो हमारे पास है, मॉलिक्यूल जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये लाइट जब उससे पास होती है तो उसके अंदर अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसमें चेंजेस आते हैं कि वो रोटेट करता है। तो जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को कुछ एंगल से रोटेट करता है बाय एंगल अल्फा, विच इज मेजर्ड बाय एन एनालाइजर। तो वहां पे एनालाइजर होता है जिससे हम उसको मेजर कर सकते हैं। सो इस तरीके से पोलैरिमीटर वर्क करता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किससे मेजर कर सकते हैं? पोलैरिमीटर से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको ये बताती हूँ, ये वाला डायग्राम आप देखो, ये हमारी लाइट सोर्स है, ये नॉर्मल लाइट है, अनपोलराइज लाइट है जो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। लेकिन जब हमने इसको पोलराइजर से पास किया तो वो एक ही डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट कर रही है। फिर ये हमारा सैंपल ट्यूब है जिसमें हमारा कंपाउंड है। उसके बाद हम एंगल मेजर करते हैं कि ये रोटेट लेफ्ट में हुआ है या राइट में हुआ है। तो जब हम इसका रोटेशन चेक करते हैं, एनालाइजर इसको चेक करता है एंड इसको बता देता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है एंड ये हमने देख लिया था। उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है? ऑप्टिकल रोटेशन, द एंगल बाय विच द कंपाउंड रोटेट द लाइट। ऑप्टिकल रोटेशन बेसिकली वो ही एंगल ही होता है। ऑप्टिकल रोटेशन मतलब वो एंगल ही होता है जिससे जो कंपाउंड है उसने लाइट को रोटेट किया है। वो एंगल जिसने, जितना कंपाउंड ने रोटेट किया है, वो एंगल जो होता है दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन मतलब हम वो एंगल ही तो मेजर करते हैं ना, कि जितना एंगल उसने उस लाइट को रोटेट किया है उस कंपाउंड ने, तो वही होता है बस ऑप्टिकल रोटेशन। एंड स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है ऑप्टिकल रोटेशन की, जिसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन इज जस्ट द एंगल जितना उसने रोटेट किया है। एंड स्पेसिफिक रोटेशन एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है ऑप्टिकल रोटेशन की, जिसमें हम अभी एक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है वो। तो ये वो फॉर्मूला होता है, that is the light when the optical rotation at a given and the wavelength is given by, so हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं। this is the observed rotation in degree, जो हमारा observed rotation है यहाँ पे हम लिखते हैं। c is the concentration of the solution, जितना हमारा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन का, वो हम इसमें लिखेंगे कि कितना हमने सॉल्यूशन लिया है। एंड एल इज द लाइट पाथ लेंथ। एल होता है यहाँ पे पाथ लेंथ की, कितना वो जो है पाथ लेंथ है उसकी, वो डेसीमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। एंड ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड एट टेम्परेचर। ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है। सो ऑप्टिकल रोटेशन हम ऐसे मेजर करते हैं इस फॉर्मूला से, दैट इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन हम लिखेंगे, देन कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ पता होनी चाहिए, एंड ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है। स्पेसिफिक रोटेशन हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं हम डिग्री सेल्सियस में, वेवलेंथ लेते हैं हम नैनोमीटर में, एंड इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन 589 नैनोमीटर, द सिंबल डी इज यूज्ड। अगर हम 589 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लैम्डा की जगह डी सिंबल यूज होता है, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल होगा। यहाँ पे लैम्डा की जगह यहाँ पे डी सिंबल यूज होता है अगर आप वेवलेंथ ले रहे हो 589। हाउएवर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे इतना क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसलिए हम इतना क्वेश्चन नहीं करेंगे। बाय द वे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहां पे हम देख लेंगे, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत पहले आए हुए हैं।
लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्टिकल रोटेशन का फॉर्मूला है। ऑप्टिकल रोटेशन के फॉर्मूले में ही स्पेसिफिक रोटेशन आता है, ये होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड एट टेम्परेचर टी, स्पेसिफिक रोटेशन एट टेम्परेचर टी, एंड वेवलेंथ कितना है हमारा, जितना भी गिवन हो, एंड ये हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है। ठीक है, जो हम अब ये पूरा मेजर कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन के लिए, स्पेसिफिक रोटेशन को हम इतने कंसेंट्रेशन हम यूज करते हैं, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये हम यूज करते हैं, 1 ग्राम पर ml। पाथ लेंथ हम 1 डेसीमीटर यूज करते हैं। फिक्स्ड वेवलेंथ होती है टिपिकली 589 नैनोमीटर, एंड फिक्स्ड टेम्परेचर होता है यूजुअली रूम टेम्परेचर। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन आपको कैलकुलेटेड ऑलरेडी होगा, स्पेसिफिक रोटेशन गिवन ही होगा, एंड आपको बस ये ऑप्टिकल रोटेशन का फॉर्मूला याद करना है, कंसेंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ होना है, एंड ये हमारा है ऑब्जर्व्ड रोटेशन कितना है इन डिग्रीज। ठीक है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, पोलैरिमीटर से हम उसको यूज करते हैं, पोलैरिमीटर से हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो रोटेटरी है। तो ये स्टेप्स इन पोलैरिमीटर है जो मैंने आपको डायग्राम अभी दिखाया था। अनपोलराइज लाइट पहले आती है, फिर पोलराइजर लाइट को फिक्स कर देता है, सैंपल से पास करती है, एंड एनालाइजर जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन जो है हमारा उसको मेजर कर देता है बाय द कंपाउंड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा होता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी, एंड दिस इज द डायग्राम। अब कुछ और टर्म्स आप देख लो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड एनेंटियोमर। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, देखो दो मिरर इमेजेस हैं, एक कायरल मॉलिक्यूल आप देख रहे हो जिसके पास 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो दो मिरर इमेजेस हैं कायरल मॉलिक्यूल की, उसको हम एनेंटियोमर बोलते हैं। यानी कि दो मिरर इमेजेस जो कि आपस में कैसी होती हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती हैं। और ये दो मिरर इमेजेस हैं कायरल मॉलिक्यूल की जिसको हम एनेंटियोमर बोल रहे हैं, ये आइडेंटिकल होती हैं इन एवरी वे एक्सेप्ट फॉर हाउ दे इंटरैक्ट विद पोलराइज्ड लाइट एंड अदर कायरल सब्सटेंसेस। ये एक जैसी होती हैं हर वे में, इन एवरी वे एक्सेप्ट, लेकिन ये किस में डिफरेंट होती है कि कैसे ये पोलराइज लाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं और दूसरे कायरल सब्सटेंसेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, दे आर जस्ट टू मिरर इमेजेस ऑफ अ कायरल मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनेंटियोमर बोल रहे हैं। ठीक है, दो मिरर इमेजेस होते हैं कायरल मॉलिक्यूल की। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है टू आइडेंटिफाई विच एनेंटियोमर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी नीड अ सिस्टम टू डिस्क्राइब देयर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन उनका स्ट्रक्चर से ही बेसिकली मतलब होता है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं कि हम कौन से एनेंटियोमर की बात कर रहे हैं, क्योंकि दे आर मिरर इमेजेस ना। सो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि विच एनेंटियोमर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करना पड़ता है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन उनका बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और ये हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास ये सिस्टम होते हैं जिससे हम उनको स्टडी करते हैं कि हम कौन से एनेंटियोमर की स्टडी कर रहे हैं, वो जो है कौन सा एनेंटियोमर है। तो उसको स्टडी करने के लिए जो सिस्टम है, उसी में हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, उन सिस्टम को, हमारे पास दो सिस्टम होते हैं इसमें, एक हमारे पास होता है डीएल सिस्टम एंड एक हमारे पास होता है आरएस सिस्टम। तो इनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, डीएल सिस्टम एंड आरएस सिस्टम, एंड ऑल्सो एनेंटियोमर एंड डायस्टीरियोआइसोमर्स की जितने भी टाइप्स होते हैं, हम इनके बारे में भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, और वो डेक्स्ट्रो है, लीवो है। तो ये सब के लिए हम एक सिस्टम देखते हैं जो हमारे पास होता है, दैट इज डीएल सिस्टम एंड आरएस सिस्टम। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। वी विल कवर दिस इन नेक्स्ट